All right, kids, welcome back to the online class. So, in our previous class, we started the topic, the concept of irrecoverable debts. हमने कल की क्लास में बहुत डिटेल में irrecoverable debts को अंडरस्टैंड किया, फिर irrecoverable debts recovered को अंडरस्टैंड किया. बहुत थॉरोली, बहुत डेप्थ में इस कॉन्सेप्ट को अंडरस्टैंड करने के बाद, इनकी जर्नल एंट्रीज समझने के बाद, बाकायदा हमने एक पूरी मिस्टर ए की एक्सरसाइज कंडक्ट की थी कि जहां पे उनका एक रिसीवेबल काशिफ वो इरिकवरेबल हो रहा था, फिर वो रिकवर्ड हो रहा था. तो सर क्या रिकॉर्डिंग है, किस तरीके से रिकॉर्डिंग होगी, जर्नल एंट्रीज क्या हैं, लेजर एंट्रीज क्या हैं, हमने लास्ट क्लास में इन तमाम चीजों को, इन दोनों कॉन्सेप्ट्स को बहुत डिटेल में डिस्कस किया था. आज हम कंटिन्यू करेंगे आज हम कंटिन्यू करेंगे अपने इरिकवरेबल के ही कॉन्सेप्ट को लेकर आगे जाएंगे और कॉन्सेप्ट नया स्टार्ट करेंगे डाउटफुल डेट्स, और फिर डाउटफुल डेट्स से प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, और फिर ये देखेंगे कि प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स रिकॉर्ड किस तरीके से किए जाते हैं, उनका इंपैक्ट फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे क्या पड़ता है. सो लेट्स स्टार्ट दिस टॉपिक, द कॉन्सेप्ट ऑफ डाउटफुल डेट्स. इससे पहले कि मैं डाउटफुल डेट्स पे लिखूं, बात करूं, सर ये बता दूं कि डाउटफुल डेट्स इज वन ऑफ दोज कॉन्सेप्ट्स, इज वन ऑफ दोज टॉपिक जो स्टूडेंट्स को काफी डिस्टर्ब करता है. जो पहले से डाउटफुल डेट्स पढ़े हुए होते हैं, उनका ओपिनियन फीडबैक ये आता है मेरे पास कि सर हमें समझ नहीं आता क्या रिकॉर्डिंग हो रही है, कभी ये प्लस कर रहे होते हैं, कभी ये माइनस कर रहे होते हैं, कभी इसको एक्सपेंस में लिखा हुआ होता है, कभी इसको इनकम में लिख देते हैं. तो सर डाउटफुल डेट्स को लेकर स्टूडेंट्स की कंफ्यूजन रहती है. रीजन बीइंग बैकग्राउंड नहीं समझ रहे होते कि व्हाट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ दिस टॉपिक, टॉपिक क्या कह रहा है. जब एक दफा बैकग्राउंड समझ आ जाता है तो फिर उसकी वर्किंग भी समझ आ जाती है. स्टार्ट करते हैं द कॉन्सेप्ट ऑफ डाउटफुल डेट्स. अंडरस्टैंड कीजिएगा, दीज आर दोज ट्रेड receivables whom are not yet confirmed as irrecoverable, as irrecoverable, but business has doubts that they might that they might not pay their respective amounts. ऑल राइट, तो अंडरस्टैंड कीजिएगा इस बात को, नोट कीजिएगा इस बात को कि सर डाउटफुल डेट्स ये वो रिसीवेबल्स हैं जिनके बारे में हमें कंफर्मेशन नहीं हुई है, नॉट कंफर्म्ड येट, कि हम इनसे पैसे कलेक्ट कर पाएंगे या नहीं, हम इससे पैसे रिसीव कर पाएंगे या नहीं, अभी कंफर्मेशन नहीं है, लेकिन हमें डाउट है. तो अंडरस्टैंड कीजिएगा, सर ये डाउट का एलिमेंट कहां से आ गया, ये डाउट का कॉन्सेप्ट कहां से आ गया. इरिकवरेबल में तो ये कंफर्म हो गया था, इरिकवरेबल डेट्स कंफर्म, हु वर कंफर्म्ड, कि जिनसे पैसे नहीं मिलेंगे, कंफर्म थे हम उनके बारे में, और रीजन भी बता दिए थे कि कंफर्म क्यों थे. कि सर कंफर्मेशन इसलिए दी कि या तो वो बैंकरप्ट हो गए, या उनका बिजनेस ही बंद हो गया, या वो भाग गए, या वो मर गए. तो सर एनी केस कंफर्मेशन हो गई कि उनसे पैसे नहीं मिलने वाले, वो थे इरिकवरेबल. अब यहां बात हो रही है डाउटफुल डेट्स की. सर ये डाउटफुल का एलिमेंट कहां से आ गया, डाउट का एलिमेंट कहां से आ गया. तो मैं आपके सामने जरा एक एग्जाम्पल रेस करता हूं.
पहले उस एग्जाम्पल में सिनेरियो में लेकर आऊंगा आप लोगों को, फिर आप लोगों से सवाल पूछूंगा कि क्या ये बात सही हो रही है या नहीं। नोट कीजिएगा, फोकस कीजिएगा, अंडरस्टैंड कीजिएगा इस बात को। सर, मूविंग बैक टू आर ऑल टाइम फेमस एग्जाम्पल एएस स्मार्ट, राइट। हमारी एक सबसे मशहूर फेमस एग्जाम्पल जो समाना का जमाना, हाँ भाई, मशहूर जमाना एग्जाम्पल है हमारी। कौन सी? क्या बिजनेस ओपन करने जा रहे हैं सर? बिजनेस का नाम है ए एस स्मार्ट, राइट। तो अब अंडरस्टैंड कीजिएगा इस बात को, फोकस कीजिएगा इस बात पे कि सर मिसाल के तौर पे मैंने ए एस स्मार्ट स्टार्ट किया January 1, 2022 को, लेट सपोज। अब अगर मार्ट की प्रैक्टिकल बात करें, कराची की मार्केट को देखकर एक प्रैक्टिकल बात की जाए, तो सर द मार्केट ऑफ मार्ट्स और सुपरमार्केट्स, ये जितने हमारे डिपार्टमेंटल चेन्स हैं, डिपार्टमेंटल स्टोर्स हैं, इनको सुपरमार्केट्स भी बोलते हैं। तो सर इनकी मार्केट जो है ना, वो इट इज हैविली डोमिनेटेड बाय वेरी फ्यू मार्केट, वेरी फ्यू बिजनेसेस। और मार्केट्स में हमारे पास, सुपरमार्केट्स में बहुत ज्यादा कंपटीशन भी नहीं है, बहुत बड़ा ऑप्शन भी नहीं है हमारे पास। अच्छा, कंपटीशन इसलिए नहीं है क्योंकि इन्होंने बहुत हैविली ऑक्यूपाई किया हुआ है। इम्तियाज, चेज, नाहिद, राइट, दैट कारफोर, मेट्रो। सर ये गिन के 4 5 6 नाम है हमारे पास, इससे ज्यादा नहीं है। तो मार्केट इन्होंने हैविली ऑक्यूपाई की हुई है, राइट। अब 1 जनवरी 2022 को जब मैंने एएस स्मार्ट स्टार्ट किया, तो भैया मैंने अपने बिजनेस मैनेजर से एक डिस्कशन किया। मैंने कहा कि मैनेजर साहब, अगर हम कंज्यूमर मार्केट में फोकस करने लग गए तो बहुत मुश्किल हो जाएगी, बहुत टाइम लग जाएगा, और उनसे कंपीट करना, इम्तियाज से, नाहिद से, कार फोर्स से, चेस से कंज्यूमर मार्केट में compete करना बहुत मुश्किल होगा, अपफ्रंट बहुत डिफिकल्ट होगा। तो व्हाई डोंट वी गो फॉर B2B मॉडल? क्यों ना हम B2B पे काम करें, लोकल एरिया के जो जनरल स्टोर्स हैं, शॉपकीपर्स हैं, उन्हें केटर करें, उन्हें टारगेट करें, उन्हें क्रेडिट पर ऑफर करें, उनसे रिलेशन बनाएं, वो आके हमसे खरीदें और अपनी अपनी रिस्पेक्टिव एरियाज में, अपनी स्ट्रीट मार्केट में जाके बेचें। वो हमारी शायद सेल ज्यादा अच्छी हो जाएंगी और हमारी मार्केट अच्छी हो जाएगी। मैनेजर साहब वाज ऑन टू द टास्क, और फ्रॉम डे 1 उन्होंने January 1 से ये काम शुरू किया। बाय द एंड ऑफ द ईयर, अंडरस्टैंड कीजिएगा, बाय द एंड ऑफ द ईयर, December 31, 2022, आई आस्क्ड मैनेजर साहब क्या रिपोर्ट है, जरा बताएं कैसा चल रहा है। तो मैनेजर साहब ने कहा, सर सब कुछ जबरदस्त है, बेहतरीन है, हमने B2B मॉडल जैसा आपने चाहा था हम वैसा काम कर रहे हैं। तो मैंने कहा, जरा बिजनेस के, एएस स्मार्ट के ट्रेड रिसीवेबल्स तो लाके दिखा दें, क्या है, कितने हैं, ट्रेड रिसीवेबल्स की लिस्ट बता दें। मैनेजर साहब ने जब मुझे ट्रेड रिसीवेबल्स की लिस्ट लाके दी, तो अंडरस्टैंड कीजिएगा, अकाउंट तो अलग बने हुए होंगे, अकाउंट तो बैकग्राउंड में बने हुए होंगे उनके लेजर अकाउंट्स, लिस्ट आई है अभी ट्रेड रिसीवेबल, ये नाम, इतनी अमाउंट, ये नाम, इतनी अमाउंट, द नेम एंड द अमाउंट टू बी कलेक्टेड, ये लिस्ट आ गई मेरे पास रिसीवेबल्स की। जैसे ही मैंने वो लिस्ट क्रॉस चेक की, नोट कीजिएगा, अंडरस्टैंड कीजिएगा, जैसे ही मैंने वो लिस्ट ऑब्जर्व की, क्रॉस चेक की, मैंने कहा, मैनेजर साहब ये क्या कर दिया आपने, ये क्या कर दिया आपने। मैंने कहा, मैनेजर साहब इस लिस्ट में बहुत सारे रिसीवेबल्स ऐसे हैं जिनके बारे में अच्छी न्यूज नहीं है मार्केट में। सर ये फला बिजनेस, इस पे ये फला बिजनेस, इसका इशू चल रहा है, ये फला बिजनेस, इसके बारे में तो पूरी मार्केट कहती है कि ये पैसे देता नहीं है, बहुत रुला के देता है, टाइम पे पैसे नहीं देता। मैं कहा, मैनेजर साहब मसले मसाइल हो गए हैं। अच्छा, मैं अब आप लोगों से सवाल पूछता हूं, आई आई होप दैट यू गाइज आर एज मच इनटू दिस एग्जाम्पल एज मी।
I hope that you guys are with me there right now, and as much in this example as me, मुझे ये बताएं क्या उन रिसीवेबल्स के बारे में कंफर्मेशन आ गई है कि वो पैसे नहीं देंगे? क्या उन रिसीवेबल्स के बारे में हमें कंफर्मेशन आ गई है कि वो पैसे नहीं देंगे? अभी मैंने लिस्ट देखी, मैंने कहा मैनेजर साहब क्या कर दिया यार, इन पे तो सुनना जरा, इन पे तो डाउट्स हैं, अभी कंफर्मेशन नहीं आई है। हाँ, अभी कंफर्मेशन नहीं आई है ना? कंफर्मेशन, अगर कंफर्मेशन होती तो इरिकवरेबल होता, अगर कंफर्मेशन होती तो इरिकवरेबल होता। मैंने मैनेजर से कहा, मैंने कहा मैनेजर साहब इन पे डाउट है, अब अंडरस्टैंड करना, फोकस करना, बहुत मजेदार चीज है। जैसे ही मेरे दिल में डाउट आया, फौरन अकाउंटिंग सामने आ जाएगी, अकाउंटिंग, फौरन अकाउंटिंग सामने आ जाएगी। अकाउंटिंग कहेगी बात सुनो, रिकॉर्ड करो। अकाउंटिंग डज नॉट हैव एनी इमोशंस, अकाउंटिंग के कोई इमोशंस नहीं है भाई। मैं अभी बैठ के सोच रहा हूं कि मैनेजर साहब ये क्या कर दिया, इस लिस्ट में तो बहुत सारे शरीफ नजर आ रहे हैं, वो असल में शरीफ नहीं हैं, वो पैसा खा जाते हैं, फिर लंदन भाग जाते हैं, एवन फील्ड्स में अपार्टमेंट बनाते हैं। मैनेजर साहब क्या कर दिया आपने? डाउट आ गया। अच्छा, मैं अभी परेशान हूं इस चीज को लेके। अकाउंटिंग आ गई, अकाउंटिंग आ गई, कहती है कहती है जो भी अकाउंटिंग जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, अकाउंटिंग कह रही है कि सर रिकॉर्डिंग करें। तो अंडरस्टैंड कीजिएगा, ऐसे रिसीवेबल्स जिन पर अभी हमें सिर्फ डाउट हुआ है, कंफर्म नहीं है, सिर्फ डाउट हुआ है, उन्हें हम कहते हैं डाउटफुल डेट्स। सवाल आ जाता है कि सर कैसे रिकॉर्ड करें? तो अंडरस्टैंड कीजिएगा, उन्हें एस्टिमेट करना पड़ेगा। कंफर्मेशन नहीं है ना, कंफर्मेशन नहीं है तो एस्टिमेट करना पड़ेगा, बिल्कुल डेप्रिसिएशन वाले टॉपिक की तरह। जस्ट लाइक डेप्रिसिएशन, एस्टिमेशन ऑफ डेप्रिसिएशन, उसे कहते थे प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन। यहां डाउटफुल डेट्स को एस्टिमेट करेंगे, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स। तो सर आप सबको बताए प्रोविजन कहते हैं एस्टिमेशन को। ये देखिएगा मैं आपके सामने यहां पे लिख रहा हूं, सर प्रोविजन कहते हैं एस्टिमेशन को। और भैया ये किस चीज की एस्टिमेशन है? नोट कीजिएगा सर, ये डाउटफुल डेट्स की एस्टिमेशन है। तो एस्टिमेशन फॉर डाउटफुल डेट्स मतलब प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स। अब डाउटफुल डेट्स को एस्टिमेट करना पड़ेगा कि कितने डाउट्स हैं हमारे हिसाब से। तो अंडरस्टैंड कीजिएगा, यहां पे इसकी डिस्क्रिप्शन लिख रहा हूं, बिकॉज doubtful debts, because doubtful debts, नोट कीजिएगा, because doubtful debts are not confirmed value, they are estimated as प्रोविजन। ठीक हो गया सर, क्योंकि डाउटफुल डेट्स कंफर्म वैल्यू नहीं होते, हम उन्हें एस्टिमेट करते हैं एज प्रोविजन, एज प्रोविजन। अब अंडरस्टैंड कीजिएगा इस बात को। सवाल आ जाता है, स्टूडेंट का सवाल आ जाता है, सर एस्टिमेट, डेप्रिसिएशन एस्टिमेट करने के तो तीन तरीके थे, स्ट्रेट लाइन, रिड्यूसिंग एंड रीवैल्यूएशन मेथड। सर क्या डाउटफुल डेट्स को एस्टिमेट करने के कोई मेथड्स हैं, कोई तरीके हैं? यस, नोट कीजिएगा, बिल्कुल, देयर आर थ्री वेज ऑफ एस्टिमेटिंग। डाउटफुल डेट्स को भी एस्टिमेट करने के तीन तरीके हैं। जैसे हम डेप्रिसिएशन को एस्टिमेट करने के मेथड्स यूज करते हैं, ऐसे डाउटफुल डेट्स को भी एस्टिमेट करने के तीन तरीके हैं हमारे पास। मेथड्स ही बोलेंगे,
वो तो मेथड्स थे, ये 3 तरीके हैं, 3 वेज हैं। नंबर 1 स्पेसिफिक, स्पेसिफिक। नंबर 2 नोट कीजिएगा, गौर से देखिएगा, जनरल। अच्छा, जनरल जो है ना, ये हमेशा परसेंटेज फॉर्म में होगा, हमेशा। इट विल बी ऑलवेज इन परसेंटेज फॉर्म। एंड नंबर 3 स्पेसिफिक प्लस जनरल। तो सर ये 3 तरीके हैं डेप्रिसिएशन को एस्टिमेट करने के। यहीं पे आपको एग्जाम्पल के थ्रू, क्योंकि हम ए स्मार्ट की एग्जाम्पल को इतना क्लोजली ऑब्जर्व कर रहे हैं, इतना जबरदस्त तरीके से देख रहे हैं, यहीं पे ए स्मार्ट की एग्जाम्पल से आपको स्पेसिफिक, जनरल और स्पेसिफिक प्लस जनरल दोनों समझा देता हूं, तीनों समझा देता हूं। नोट कीजिएगा, फोकस कीजिएगा। भैया जब हमने मार्ट ओपन किया 1 जनवरी 2022 को, उस वक्त तो कोई रिसीवेबल होंगे ही नहीं। जिस दिन स्टार्ट किया है तो स्टार्टिंग के टाइम थोड़ी कोई रिसीवेबल होंगे, लेकिन पूरे साल, पूरे साल मार्ट ने गुड्स बेचे होंगे, कुछ वापस आए होंगे, कुछ कलेक्शन हुई होगी, कुछ एडवांस पेमेंट आई होगी, कुछ वापस किए होंगे पैसे। हर चीज ट्रेड रिसीवेबल्स के साथ चल रही होगी हमारी। मार्ट की ट्रेड रिसीवेबल्स के साथ फुल फ्लैश वर्किंग चल रही होगी। बाय द एंड ऑफ द ईयर व्हेन आई आस्क्ड द मैनेजर साहब कि मैनेजर साहब जरा बताएं तो क्या हिसाब किताब है, नोट कीजिएगा 31 दिसंबर 2022 जब मैनेजर साहब ने हमें, मुझे ट्रेड रिसीवेबल्स की लिस्ट ला के दी, ट्रेड रिसीवेबल्स की लिस्ट ला के दी, दे वर अमाउंटेड एट स्टैगरिंग वैल्यू ऑफ 12.5 करोड़ रुपीस। ट्रेड रिसीवेबल से अभी कलेक्शन करनी है 12.5 करोड़ रुपीस की बाय द एंड ऑफ द ईयर। ठीक है ना? अब अंडरस्टैंड कीजिएगा, जब ये लिस्ट आई मेरे पास तो नोट कीजिएगा, नोट कीजिएगा। लेट सपोज इसमें एक इस तरीके से लिस्ट होगी, इसकी ये अमाउंट होगी, ये नाम होगा, उसकी ये अमाउंट होगी, ये नाम होगा, उसकी ये वैल्यू होगी, ये नाम होगा, उसकी ये वैल्यू होगी, ये नाम है, इसकी ये वैल्यू है। और इस तरीके से ये पूरी लिस्ट, नेम एंड डॉलर, नोट कीजिएगा, नेम एंड रुपीस बोलो, डॉलर बोलो। सर ये लिस्ट इस तरीके से मेरे पास ट्रेड रिसीवेबल्स की होगी। अब अंडरस्टैंड कीजिएगा, अब अंडरस्टैंड कीजिएगा, स्पेसिफिक डाउटफुल डेट्स, स्पेसिफिक डाउटफुल डेट्स, फोकस कर लीजिएगा, फोकस कर लीजिएगा। मैंने कहा मैनेजर साहब ये जो रिसीवेबल है ना, ये रिसीवेबल जिसका नाम है, जिसका नाम है ZQ स्टोर, मैंने कहा मैनेजर साहब ये जो रिसीवेबल है ZQ स्टोर, जिससे हमें 1.3 लाख रुपीस लेने हैं। मैंने कहा मैनेजर साहब इसकी मार्केट रेपुटेशन अच्छी नहीं है, इस पर्टिकुलर बिजनेस की मार्केट रेपुटेशन अच्छी नहीं है, तो ये है डाउटफुल। इसे कहते हैं स्पेसिफिक डाउटफुल डेट। स्पेसिफिक, जब हम तमाम ट्रेड रिसीवेबल्स में से गिन के लोगों को आइडेंटिफाई करें कि फला ये रिसीवेबल, ये रिसीवेबल, ये रिसीवेबल, दिस दिस दिस, स्पेसिफिकली नाम से जब आइडेंटिफाई करें तो उसे कहते हैं स्पेसिफिक डाउटफुल डेट्स। तो मैंने कहा मैनेजर साहब ये ZQ स्टोर है ना, ये सही रिसीवेबल नहीं है, इस पे डाउट है। आगे देखिएगा, फिर मैंने कहा मैनेजर साहब ये जो रिसीवेबल है, ये जो रिसीवेबल है मैनेजर साहब, इसका नाम
इसका नाम लेट सपोज एबीसी स्टोर है। मैंने कहा इसको हमने 3.4 लाख रुपीस उधार पे अभी सामान दिया हुआ है, इससे हमें 3.4 लाख रुपीस रिसीव करने हैं। मैंने कहा मैनेजर साहब मार्केट में तो इसकी भी रेपुटेशन बहुत खराब है, एबीसी स्टोर के बारे में तो ये भी मार्केट में सुनने में चल रहा है कि इसने सप्लायर को पिछले 6-6 महीने से पेमेंट्स नहीं की हुई, और जब इसकी दुकान पे जाओ ये वहां से पीछे वाले दरवाजे से निकल जाता है। तो मैंने कहा ये अभी कंफर्मेशन नहीं है, भागा नहीं है दुकान, इसने स्टोर बंद नहीं किया है, या ये डिक्लेयर नहीं कर रहा कि मैं बैंकरप्ट हो गया हूं, मैं पैसे नहीं दे सकता। मार्केट में आवाज है कि ये पैसे नहीं दे रहा टाइम पे। तो इसको कहते हैं हम स्पेसिफिक डाउटफुल डेट्स, इसे हम कहते हैं स्पेसिफिक डाउटफुल डेट्स। ठीक है, स्पेसिफिक डाउटफुल डेट्स हो गए। अब अंडरस्टैंड कीजिएगा, अंडरस्टैंड कीजिएगा, फोकस कीजिएगा इस बात पे। मैंने मैनेजर साहब से कहा, मैंने कहा मैनेजर साहब अब ये तो दो है ना, और भी बहुत सारे होंगे, ये तो सिर्फ दो हैं यहाँ पे, और भी बहुत सारे स्पेसिफिक डाउटफुल डेट्स होंगे हमारे पास। अंडरस्टैंड कीजिएगा इस बात को, फोकस कीजिएगा। मैंने मैनेजर से कहा, मैंने कहा मैनेजर साहब सारे स्पेसिफिक डाउटफुल डेट्स मिलाकर, स्पेसिफिक डाउटफुल डेट्स, अंडरस्टैंड कीजिएगा, स्पेसिफिक डाउटफुल डेट्स मिलाकर अमाउंट बन रही है, हमारी अमाउंट बन रही है, नोट कीजिएगा, 40 या 50 लाख रुपीस की। सारे स्पेसिफिक डाउट्स मिलाकर अमाउंट बन रही है 50 लाख रुपीस की। स्पेसिफिक डाउट्स, एक एक दो दो तीन तीन चार चार जितने लोग हैं उनको आइडेंटिफाई किया और बोला यार ये डाउट है, ये डाउटफुल है, ये डाउटफुल है, और उनकी अमाउंट बन रही है 50 लाख रुपीस की। अच्छा अब आप मुझे ये बताएं, अब्दुल्ला, अहमद, आमना, अरसलान, ईमान, इशाल, फातिमा, हमजा, उमर, समील, साइद, शानजे, शायान, हामिद, बच्चों मुझे जल्दी से ये बताइएगा, क्या स्पेसिफिक डाउटफुल डेट्स में सारे ट्रेड रिसीवेबल्स कंसिडर कर लिए हमने? क्या सारे ट्रेड रिसीवेबल्स कंसिडर कर लिए हमने? नो सर, राइट, नहीं सर, हमने सारे ट्रेड रिसीवेबल्स कंसिडर नहीं किए हैं, ओनली स्पेसिफिक, राइट, ओनली स्पेसिफिक। तो अब आप मुझे एक बात बताएं, अब मुझे एक बात बताएं, अंडरस्टैंड कीजिएगा, वैल्यूज आपके सामने, वैल्यूज आपके सामने, आप लोगों ने इसके जवाब देने, वैल्यूज आपके सामने, जल्दी से बताइएगा। बाय द एंड ऑफ द ईयर हमारे कितने रिसीवेबल्स थे? बाय द एंड ऑफ द ईयर हमारे कितने रिसीवेबल्स थे? बाय द एंड ऑफ द ईयर जब मैनेजर साहब ने लिस्ट दी, रिसीवेबल की वैल्यू कितनी थी? ट्रेड रिसीवेबल्स की वैल्यू, व्हाट वाज द वैल्यू ऑफ ट्रेड रिसीवेबल्स? 12.5 करोड़ रुपीस, राइट, 12.5 सीआर, 12.5 सीआर, राइट। उसमें से कितने स्पेसिफिक डाउटफुल आ गए? कितने स्पेसिफिक डाउटफुल आ गए? सर, सर 50 लाख, 50 लाख, इशाल अमाउंट 50 लाख, 50 लाख के स्पेसिफिक आ गए। मुझे ये बताओ, क्या बाकी रिसीवेबल्स 12 करोड़ के बच गए? क्या 12 करोड़ रुपीस के बाकी रिसीवेबल्स बच गए हैं? हाँ, अच्छा ये बता दो, ये बता दो, क्या गारंटी है कि उनसे पूरे पैसे मिल जाएंगे उन 12 करोड़ से? चलो इनको तो हमने स्पेसिफिकली गंदा कर दिया ना, कि ये तो देंगे ही नहीं, ये तो गंदे लोग हैं, मार्केट में बहुत इन्होंने गंदगी मचाई हुई है, ये अच्छे लोग नहीं है, ये अच्छे बिजनेसमैन नहीं है, ये पैसे नहीं देंगे। बाकी 12 करोड़ की क्या गारंटी है कि वो मिल जाएंगे? वो तो अच्छे लोग हैं ना। सुन लो, गारंटी कुछ भी नहीं है, 0%। गारंटी कुछ भी नहीं है, 0%। रिकवरी करना बहुत मुश्किल काम है। तो अब 12 करोड़ रुपीस पे डाउट आ गया। अच्छा अंडरस्टैंड कीजिएगा इस बात को, अक्सर स्टूडेंट्स है ना, अक्सर स्टूडेंट्स, क्योंकि क्योंकि मैं डिलीवरी के टाइम ऐसी एग्जांपल्स देता हूं और ये बात करता हूं,
अंडरस्टैंड कीजिएगा, अक्सर स्टूडेंट्स हमेशा इस चीज को यूं ही समझेंगे कि वो पैसे लेके भाग जाएंगे, वो पैसे खा जाएंगे, नहीं देंगे। नहीं नहीं, जरूरी नहीं है। थोड़ा सा बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से सोचो। 12 करोड़ रुपीस वाले रिसीवेबल्स हो सकता है आपसे डिस्काउंट मांग ले एंड में कि यार देखो यार लमसम कर लो प्लीज, यार लमसम कर लो, हमारे 10,80,000 रहते हैं, 10 लाख लो, घर जाओ। सर तो रिकवर फोर्सफुली नहीं कर सकते। देखो अब्दुल्ला कितना मासूम है, लेकिन अब्दुल्ला कितना मासूम है। हाँ, पूछ रहा है रिकवर फोर्सफुली नहीं कर सकते। यार मैं तो नहीं कर सका है इस्लामियत के टीचर से रिकवरी फोर्सफुली। अरे मसला ये है ना अब्दुल्ला, ऑनेस्टली ऑनेस्टली अगर इसका जवाब दें, इसका फेयर जवाब दें, तो प्रॉब्लम इज विद के पाकिस्तान में कंज्यूमर कोर्ट्स नहीं है बेटा। पाकिस्तान में कंज्यूमर कोर्ट्स नहीं है। और आज ही क्लास में एग्जांपल दे रहा था कि ऑलरेडी 77 लाख केसेस पेंडिंग हैं कोर्ट्स में, पाकिस्तान के कोर्ट्स में। तो कहां लेके जाओगे? और फोर्सफुली रिकवरीज, पाकिस्तान में हर अगला बंदा बंदा बदमाश है, हर अगला बंदा बदमाश है, राइट। वो कोई ना कोई ऐसा आ ही जाता है, मेरे को जानता नहीं है, तू मेरे को जानता नहीं है, राइट है, तू मेरे को जानता नहीं है, मेरा बाप कौन है, उसको खुद नहीं पता तेरा बाप कौन है, तो हमसे क्यों पूछ रहा है भाई? पाकिस्तान का प्रॉब्लम यह है, हमारा अलमिया यह है कि हम इस ऐसे दौर में आ गए हैं कि जहां किसी का कोई राइट नहीं है, चलते फिरते कोई किसी के साथ कुछ कर दे, उसके बाद आप जितने बड़ी भी पावरफुल इंसान क्यों ना हो, आपके साथ रोड पे कुछ हो गया, उसके पीछे कुछ भी नहीं हो सकता। एग्जैक्टली, दौरे जहालत, 101%। आई हैव बीन आई विटनेसेस टू मैनी सच इंसिडेंट्स कि जहां जहां होश उड़ जाए जिस बंदे के साथ जो हुआ, लेकिन हो गया। अब वो दुनिया जहां की जोर लगा ले, पाकिस्तान में उसके बाद कुछ नहीं होता। ठीक है ना? तो चलो खैर, कमिंग बैक टू द टॉपिक, अभी शायद आप लोगों ने पिछले दिनों एक वीडियो देखी होगी, शायद आप लोगों ने देखी होगी। वो एक बड़े पॉलिटिशियन की यहाँ पे जबरदस्त पिटाई हुई थी। अम, एक बंदों ने पिटाई लगा दी थी। क्या एरिया है, एरिया एग्जैक्टली मैं, चनेसर गोड पे एक एक बड़े पॉलिटिशियन, सिंध के एक बड़े पॉलिटिशियन के भाई की जबरदस्त पिटाई लगाई। अब वो जिस जो नाम है पॉलिटिशियन का और जो लेवल है, तो वहाँ पूरा पूरा कराची, पूरा सिंध उनसे डरता है। हो गई ना पिटाई, उसके बाद कोर्ट में उनके ऊपर केसेस भी हो गए, और माशाल्लाह 2-2.5 महीने जेल में भी रहकर आए। किसी का कोई पूछने वाला नहीं है पाकिस्तान में। बहरहाल, तो रिकवरी रिकवरी का रिकवरी की खैर बात कर रहे थे, तो अब सर डाउट आ गया, ठीक है ना, डाउट आ गया। शाहरुख खान के दिल में आया था दर्द डिस्को। हाँ, दिल में मेरे है दर्द डिस्को, वो शाहरुख खान था। मैं अमार समाना हूं, मेरे दिल में आ गया है दर्द डाउटफुल डेट्स। ठीक है ना? तो अब आप अंडरस्टैंड कीजिएगा, अब जो 12 करोड़ वाले रिसीवेबल्स हैं, उन पे भी डाउट है मुझे तो उन पे भी डाउट है कि शायद उनसे पूरी रिकवरी ना हो सके। तो अब अंडरस्टैंड करना, लेकिन उन पे कोई स्पेसिफिक डाउट नहीं है, उन पे कोई स्पेसिफिक डाउट नहीं है, अंडरस्टैंड कीजिएगा। तो ऐसे रिसीवेबल्स पे हम जनरल डाउट्स लगाते हैं, परसेंटेज फॉर्म में, फोकस कीजिएगा, अंडरस्टैंड कीजिएगा। सर, जनरल डाउटफुल डेट्स, जनरल डाउटफुल डेट्स, अब आप अंडरस्टैंड कीजिएगा जनरल डाउटफुल डेट्स कैसे निकालेंगे, जनरल डाउटफुल डेट्स कैसे निकालेंगे। फोकस कर लीजिएगा, 12 करोड़ रुपीस के रिसीवेबल्स हैं, उन पे 5% डाउट, सर 60 लाख रुपीस, इसे कहते हैं जनरल। ये 60 लाख रुपए का मुझे डाउट है कि बाकी सबके मिला के शायद 60 लाख रुपए ना मिले, शायद 60 लाख रुपीस ना मिल सके बाकी तमाम रिसीवेबल्स के।
तो अब आप नोट करना, फोकस करना, अ बिजनेस मेनली यूजेस द थर्ड वे बोथ जनरल एंड स्पेसिफिक। एक बिजनेस दोनों जनरल और स्पेसिफिक मिलाकर डाउटफुल डेट्स एस्टिमेट करता है। In this case it would be 1.1 crore rupees. In this case it would be 1.1 crore rupees. अंडरस्टैंड कीजिएगा, हमने एस्टिमेट किया है, ये कंफर्मेशन नहीं है। मुझे ऐसा लगता है या मेरे अकाउंटेंट्स को ऐसा लगता है, मेरे बिजनेस मैनेजर को ऐसा लगता है कि 1.1 करोड़ रुपीस के रिसीवेबल्स हमें नहीं मिल सकेंगे। डाउटफुल डेट्स, मुझे ये बताएं, क्या डाउटफुल डेट्स एस्टिमेट करना आ गया? क्या स्पेसिफिक और जनरल क्लियर हो गया? क्या स्पेसिफिक और जनरल क्लियर हो गया? क्या डाउटफुल डेट्स एस्टिमेट करना आ गया? यस सर। आगे चलते हैं, नोट कीजिएगा, सवाल बनता है बहुत इंपॉर्टेंट, सर ये प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स पीएफडीडी लेजर्स में कैसे रिकॉर्ड होता है? लेजर्स में कैसे रिकॉर्ड करते हैं, इसको टी अकाउंट में कैसे रिकॉर्ड करेंगे, और इन्हें फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में कैसे ट्रीट करेंगे? सर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में इनकी एडजस्टमेंट कैसे होगी? क्योंकि सर हमारा मकसद फाइनेंशियल स्टेटमेंट सीखना है। हम शुरू से आज तक जो पढ़ रहे हैं मकसद फाइनेंशियल स्टेटमेंट था। आपको इनकम स्टेटमेंट बनाने आनी चाहिए, आपको एसओएफपी बनाने आनी चाहिए। मकसद आईएस और एसओएफपी का है। तो सर पीएफडीडी को हम लेजर्स में किस तरीके से रिकॉर्ड करेंगे और फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में इनका क्या इंपैक्ट होगा, आइए आपके सामने इसका जवाब लिखने जा रहा हूं। फोकस कीजिएगा, डेप्रिसिएशन से काफी मिलता जुलता पार्ट है, काफी मिलता जुलता पार्ट, लेकिन दो जगहों पे बड़ा सिग्निफिकेंट डिफरेंस आएगा। फोकस कीजिएगा, आप में से जिसका प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन का टॉपिक अच्छा है, वेरी वेल कंट्रोल्ड है, कमांडिंग पोजीशन में है, आपको प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स में ज्यादा परेशानी नहीं होगी। ऑलमोस्ट सेम बैकग्राउंड है, बस दो डिफरेंसेस के साथ। चले स्टार्ट करता हूं, फोकस कीजिएगा, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट नोट कीजिएगा, पीएफडीडी पीएफडीडी reduces the value of trade receivable. Therefore, they are recorded as anti-asset. एंटी-एसेट, आप सबको पता है इसको हम कॉन्ट्रा एसेट भी कहते हैं, कॉन्ट्रा एसेट। Therefore, they are credited to पीएफडीडी अकाउंट। नोट कीजिएगा, अंडरस्टैंड कीजिएगा, आप मुझे सिर्फ ये बता दें, डाउट्स आने से रिसीवेबल की वैल्यू बढ़ेगी या कम होगी? डाउट्स आने से हमारे रिसीवेबल्स की वैल्यू बढ़ेगी या कम होगी? यस प्लीज, यस प्लीज। रिसीवेबल्स की वैल्यू, अगर हमें डाउट्स आ गए, अगर हमें डाउट्स आ गए, रिसीवेबल्स की वैल्यू कम हो जाएगी, राइट, लेस हो जाएगी, डिक्रीज होगी, कम होगी। इसको हम एज एन एंटी एसेट रिकॉर्ड करते हैं, रिकॉर्डेड एज एन एंटी एसेट, जस्ट लाइक डेप्रिसिएशन, जस्ट लाइक प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन। बिल्कुल वैसे जैसे प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन की वर्किंग थी कि प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन नॉन करंट एसेट की वैल्यू को कम करता था, हम उसे एज एन एंटी एसेट रिकॉर्ड करते थे। यहां ट्रेड रिसीवेबल की वैल्यू कम हो रही है, हम उसे एज एन एंटी एसेट रिकॉर्ड करेंगे, कॉन्ट्रा एसेट।
एंटी एसेट एसेट की वैल्यू को कम करता है, तो जो चीज एसेट की वैल्यू को कम करे उसे क्रेडिट रिकॉर्ड करना पड़ेगा, क्योंकि एसेट डेबिट रिकॉर्ड होता है, एंटी एसेट क्रेडिट रिकॉर्ड होगा। ये बात आप प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन में मेरे साथ पढ़ चुके हो, कोई नई चीज नहीं है। सर यहां तक तो बात समझ आ गई। इसे हम एज एन एंटी एसेट रिकॉर्ड करेंगे, इसे हम एज एन एंटी एसेट रिकॉर्ड करेंगे। सर फिर इसे इनकम स्टेटमेंट में कैसे लेके जाएंगे? आपने वहां डेप्रिसिएशन के टाइम बताया था कि प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन के टाइम ये वर्किंग बताई है। प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन इज रिकॉर्डेड एज एन एंटी एसेट, इज रिकॉर्डेड एज एन एंटी एसेट, हाउएवर इट इज ट्रांसफर टू इनकम स्टेटमेंट एज एन एक्सपेंस। ये बात हम पढ़ चुके हैं। इट इज ट्रांसफर टू प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन की बात हो रही है कि वहां पे लिखा है हमने कि इट इज रिकॉर्डेड एज एन एंटी एसेट, ट्रांसफर टू इनकम स्टेटमेंट एज एन एक्सपेंस। सर क्या यहां पे भी ऐसा ही होगा? नोट कीजिएगा, फोकस कीजिएगा। however however it is transferred to the income statement, however it is transferred to the income statement either as expense or an income। ये देख लें जरा, ये नोट कर लें, ये आपके लिए नई चीज है, ये आपके लिए नई चीज है कि सर प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन और प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स एंटी एसेट है, एसेट की वैल्यू को कम कर रहा है, हमें नुकसान हो रहा है। तो सर एक्सपेंस तो समझ आ रहा है, सर प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स इनकम कैसे हो सकता है? ये बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है। अब्दुल्ला, अहमद, आमना, अरसलान, ईमान, इशाल, हामिद, हमजा, इब्तिसाम, उमर, समील, साइद, शानजे, शायान, बच्चों फोकस कीजिएगा इस सवाल पे। मैं जो आपके माइंड में इस वक्त क्वेश्चन फीड कर रहा हूं, जरा उसको अंडरस्टैंड कीजिए कि सर प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट ट्रेड रिसीवेबल को कम कर रहा है, हमारा एसेट कम हो रहा है, हमें नुकसान हो रहा है। तो सर एक्सपेंस तो समझ आता है, हम इसे इनकम के तौर पे भी रिकॉर्ड करते हैं, ट्रांसफर करते हैं, ट्रांसफर्ड टू इनकम स्टेटमेंट आइदर एज एक्सपेंस, या ये कभी एक्सपेंस के तौर पे ट्रांसफर होगा या ये कभी इनकम के तौर पे ट्रांसफर होगा। यहां पर स्टूडेंट्स का कंफ्यूजन क्रिएट होता है, सर इनकम क्यों? अभी इस सवाल का जवाब आपको थोड़ी देर में मिलना शुरू होगा, थोड़ी देर में। इसका हाँ एग्जैक्टली जिन्होंने पढ़ा है उनको आइडिया है कि जब डाउट्स कम हो जाते हैं तो वो हमें हमारे लिए फायदा बन जाता है। चलो मैंने आप लोगों को एक ओवरव्यू दे दिया कि जब डाउट्स बढ़ेंगे तो हमें नुकसान हो रहा है, जब डाउट्स कम होंगे तो हमें फायदा हो रहा है कि हमारे डाउट्स कम हो गए। भाई हमने डाउट्स ज्यादा लगाए थे लेकिन रिकवरी अच्छी हो गई, तो इनकम के तौर पे ट्रीट करेंगे। अब अंडरस्टैंड कीजिएगा प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स की ट्रीटमेंट, एडजस्टमेंट सिखा रहा हूं फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में। गौर से देख लीजिएगा क्या करेंगे, नोट कीजिएगा, फोकस कीजिएगा। द द opening PFDD, the opening provision for doubtful debts, which is available in trial balance, ये हमें ट्रायल बैलेंस में अवेलेबल होता है। ट्रायल बैलेंस में जहां आपने पूरे पूरे ट्रायल बैलेंसेस देखे, अब आप ट्रायल बैलेंस में प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स भी देखेंगे, तो उसे कहते हैं ओपनिंग प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट। मैं एक काम करता हूं, इसका कलर चेंज कर देता हूं, आपको आइडेंटिफाई करने में आसानी होगी। द ओपनिंग प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट विच इज अवेलेबल इन ट्रायल बैलेंस, नोट कीजिएगा, वुड बी would be compared
would be compared with the closing PFDD, which is calculated through additional info. तो ट्रायल बैलेंस के नीचे जो एडिशनल इंफॉर्मेशन अवेलेबल होती है, ट्रायल बैलेंस के नीचे जो एडिशनल इंफॉर्मेशन अवेलेबल होती है, उससे उससे उसके थ्रू हम क्लोजिंग पीएफडीडी निकालते हैं। ट्रायल बैलेंस के नीचे जो एडिशनल इंफॉर्मेशन अवेलेबल होती है, हम उसके थ्रू क्लोजिंग पीएफडीडी कैलकुलेट करते हैं। ओपनिंग हमें ट्रायल बैलेंस में दिया हुआ होता है। तो जब एक दफा आपने ओपनिंग पीएफडीडी आपको अवेलेबल है, क्लोजिंग आपने निकाल लिया, अब चाहे जनरल हो या स्पेसिफिक हो, क्लोजिंग पीएफडीडी आपने कैलकुलेट कर लिया ना। अब आप करोगे उन दोनों को कंपेयर। अब आप करोगे उन दोनों को कंपेयर कि ओपनिंग प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट और क्लोजिंग प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट, दोनों को करोगे कंपेयर। एंड द डिफरेंस, इसको डिफरेंस को भी एक अलग कलर में शो कर रहा हूं, डिफरेंस। एंड द डिफरेंस इज आइडेंटिफाइड। फिर आप फिर आप डिफरेंस आइडेंटिफाई करते हो। फिर आप डिफरेंस आइडेंटिफाई करते हो, ओपनिंग और क्लोजिंग पीएफडीडी का डिफरेंस आइडेंटिफाई करते हो। सर, एक दफा जब डिफरेंस आइडेंटिफाई कर लिया, फिर क्या करते हैं? नोट कीजिएगा, एक दफा जब हमने ओपनिंग और क्लोजिंग प्रोविजन को कंपेयर करके उसका डिफरेंस आइडेंटिफाई कर लिया, फिर क्या करते हैं? नोट कीजिएगा, इफ द closing PFDD is greater than opening PFDD, या मैं काम करता हूं, इसको यहां पर लिख रहा हूं, नोट कीजिएगा, ये देखिएगा बुलेट पॉइंट के साथ, बुलेट के साथ, if the closing PFDD is greater than opening PFDD, this is recorded या transferred as an expense। अगर हमारे क्लोजिंग प्रोविजन ओपनिंग से ज्यादा है, अगर हमारा क्लोजिंग डाउटफुल ओपनिंग से ज्यादा है, इसका मतलब हमारे डाउट्स बढ़ रहे हैं, इसका मतलब हमारे डाउट्स बढ़ रहे हैं, तो अंडरस्टैंड कीजिएगा, हम एक्सपेंस ट्रीट करेंगे। अगर अगर इफ द क्लोजिंग PFDD is lesser than opening PFDD, तो फिर हम इसे इनकम ट्रीट करेंगे, फिर हम इसे इनकम ट्रीट करेंगे। तो अंडरस्टैंड कीजिएगा इस बात को, और यहां पे जो लिख रहा हूं नोट कीजिएगा, डिफरेंस। सर, डिफरेंस, आप सिर्फ डिफरेंस को या इनकम में लेके जाओगे या एक्सपेंस में लेके जाओगे, लेकिन सिर्फ डिफरेंस जाएगा। किसका डिफरेंस? ओपनिंग और क्लोजिंग का। ओपनिंग पीएफडीडी और क्लोजिंग पीएफडीडी दोनों के डिफरेंस को आप इनकम स्टेटमेंट में रिकॉर्ड करोगे। अगर अगर डाउट्स बढ़ रहे हैं तो डिफरेंस आपका एक्सपेंस के तौर पे जाएगा, और अगर डाउट्स कम हो रहे हैं तो डिफरेंस आपका इनकम के तौर पे जाएगा। लेकिन इनकम स्टेटमेंट में हमेशा डिफरेंस जाएगा, हमेशा डिफरेंस जाएगा। अब अंडरस्टैंड कीजिएगा, फोकस कीजिएगा, मुझे यह बताएं, कितनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स होती है हमारे पास? कितनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स होती है हमारे पास? जल्दी से जवाब दीजिएगा। हाउ मैनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर देयर? हम कितनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पढ़ चुके हैं? सर, दो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स होती हैं, आईएस एंड एसओएफपी।
IS एंड SOFP। मुझे ये बताओ, अब तक तो हमारा सारा फोकस IS के ऊपर है, अब तक यहां तक हमारा सारा फोकस IS के ऊपर है। ये देखो, IS के ऊपर है। सर, SOFP में भी तो ट्रेड रिसीवेबल आता होगा। अच्छा, आप लोग बताएं, क्या हम SOFP में कहीं ट्रेड रिसीवेबल लिखते हैं? क्या हम SOFP में कहीं ट्रेड रिसीवेबल लिखते हैं? याद करें जरा, क्या SOFP में, क्या SOFP में कहीं ट्रेड रिसीवेबल आता है? करंट एसेट्स में आता है, करंट एसेट्स में। तो सर, डाउटफुल डेट्स ट्रेड रिसीवेबल से रिलेटेड है, डाउटफुल डेट्स ट्रेड रिसीवेबल से रिलेटेड है। सर, एसओएफपी में इसकी क्या वर्किंग होगी? ये लीजिए, एसओएफपी की वर्किंग लिख रहा हूं आपके सामने, एसओएफपी की वर्किंग लिख रहा हूं आपके सामने, नोट कीजिएगा, गौर से देखिएगा, स्टारिक डाल के। हाउएवर, हाउएवर द एंटायर closing PFDD is deducted। अच्छा, फोकस है यहां पर क्लोजिंग पीएफडीडी के ऊपर, फोकस है यहां पे क्लोजिंग पीएफडीडी के ऊपर। द एंटायर क्लोजिंग पीएफडीडी, जितना क्लोजिंग प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स आपने कैलकुलेट किया है, जितना क्लोजिंग प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स आपने कैलकुलेट किया है एडिशनल इन्फो के थ्रू, वो आप डिडक्ट करोगे, इज डिडक्टेड फ्रॉम ट्रेड receivables in SOFP to find net trade receivables। तो सर, ट्रेड रिसीवेबल्स में से आप पूरी वैल्यू क्लोजिंग पीएफडीडी की माइनस करेंगे, जो क्लोजिंग पीएफडीडी आपका आया वो आप माइनस करोगे ट्रेड रिसीवेबल्स से, तब जाकर आपको नेट ट्रेड रिसीवेबल्स मिलेगा। जस्ट लाइक, जस्ट लाइक नेट बुक वैल्यू ऑफ नॉन करंट एसेट। नॉन करंट एसेट का क्या करते थे हम? नॉन करंट एसेट के साथ ये करते थे ना, कॉस्ट माइनस एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन इज इक्वल टू नेट बुक वैल्यू। तो यहां पे क्या करोगे? ट्रेड रिसीवेबल माइनस क्लोजिंग पीएफडीडी, तो आपको नेट ट्रेड रिसीवेबल्स मिलेंगे, जस्ट लाइक डेप्रिसिएशन। तो आई होप दैट यहां तक बिल्कुल क्लियर होगा, आई होप कि यहां तक बिल्कुल क्लैरिटी होगी। आपके सामने, आपके सामने प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स की एक पूरी समरी लिखने जा रहा हूं। इस समरी पे फोकस कीजिएगा, इस समरी पे फोकस कीजिएगा। सर, आफ्टर दिस समरी आपको डाउटफुल डेट्स में कोई डाउट नहीं होना चाहिए। क्या जबरदस्त बात बोल दी ना, आपको डाउटफुल डेट्स में कोई डाउट नहीं होना चाहिए। आपका डाउटफुल एस्टिमेशन 0 हो जाएगा। फॉर द टॉपिक ऑफ डाउटफुल डेट्स नोट कीजिएगा, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, फोकस कीजिएगा, यहां पर हम काम कर रहे हैं, समरी लिख रहा हूं पूरी, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स। तो सर, हम सबको पता है कि प्रोविजन का मतलब, नोट कीजिएगा कि सर प्रोविजन का मतलब एस्टिमेशन, प्रोविजन का मतलब एस्टिमेशन। नोट कीजिएगा, हम सबको यह बात पता है
कि प्रोविजन का मतलब एस्टिमेशन। सर डाउटफुल डेट्स के लिए सबसे पहले हमारे पास जो सबसे इंपॉर्टेंट वैल्यू होगी वो होगी ओपनिंग प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, और ये हमें अवेलेबल होगी, अवेलेबल इन ट्रायल बैलेंस। ये देख लें, अवेलेबल इन ट्रायल बैलेंस। तो सर ये हमारे पास ओपनिंग प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स ट्रायल बैलेंस में अवेलेबल होगी आपके सामने। अंडरस्टैंड कीजिएगा। इसके बाद क्लोजिंग प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, क्लोजिंग प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स calculated through एडिशनल इन्फो। हम इसको एडिशनल इन्फो के थ्रू कैलकुलेट करेंगे। क्लोजिंग प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स को हम कैलकुलेट करेंगे एडिशनल इंफॉर्मेशन के थ्रू। अब हो सकता है एग्जामिनर आपको सिर्फ जनरल डाउटफुल डेट्स दे दे, या हो सकता है एग्जामिनर आपको स्पेसिफिक डाउटफुल डेट्स दे दे, या हो सकता है जनरल प्लस स्पेसिफिक की इंफॉर्मेशन दे दे। जो भी इंफॉर्मेशन है आपने क्लोजिंग प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स खुद कैलकुलेट करना है। ठीक हो गया? फिर आप क्या करेंगे, गौर से देखिएगा। आप इन दोनों को, ओपनिंग प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स को और क्लोजिंग डाउटफुल डेट्स को कंपेयर करेंगे। और पता है कंपेयर करने के बाद आप क्या करेंगे? सर कंपेयर करने के बाद आप आइडेंटिफाई करेंगे इनका डिफरेंस। आप आइडेंटिफाई करेंगे इनका डिफरेंस, और उस डिफरेंस को आप पहुंचाएंगे इनकम स्टेटमेंट में। दैट डिफरेंस गोज टू इनकम स्टेटमेंट। लेट मी बी very clear one and the last time. Let me be very clear on this part one and the last time. सर डिफरेंस जाता है इनकम स्टेटमेंट में। ये नहीं कि आप क्लोजिंग पीएफडीडी निकाल के बैठ गए और फिर आपने क्लोजिंग पीएफडीडी को इनकम स्टेटमेंट में लिख दिया। गलत। क्लोजिंग प्रोविजन को पहले ओपनिंग प्रोविजन के साथ कंपेयर करेंगे, दोनों का डिफरेंस लेंगे, डिफरेंस जाएगा इनकम स्टेटमेंट में। अंडरस्टैंड कीजिएगा, फोकस कीजिएगा। अब सर डिफरेंस, अब सर डिफरेंस या तो इंक्रीज हो सकता है। हाँ भाई, क्लोजिंग अगर इंक्रीज हो रहा है, क्लोजिंग प्रोविजन अगर ज्यादा है, डाउट्स हमारे अगर इंक्रीज हो रहे हैं, नोट कीजिएगा, तो ये जाएगा एज एन एक्सपेंस। डिफरेंस जाएगा एज एन एक्सपेंस। दिस डिफरेंस विल गो टू इनकम स्टेटमेंट एज एन एक्सपेंस, एज एन एक्सपेंस। अंडरस्टैंड कीजिएगा, फोकस कीजिएगा। या सर, या सर ये डिफरेंस, या तो सर ये डिफरेंस हमारा डिक्रीज हो सकता है, कम हो सकता है। नोट कीजिएगा, डिक्रीज हो सकता है, कम हो सकता है। हमारे डाउट्स कम हो रहे हैं, हमारे डाउट्स कम हो रहे हैं। तो सर अगर डाउट्स कम हो रहे हैं तो ये हमारे लिए इनकम बन जाएगा, ये हमारे लिए इनकम बन जाएगा। इनकम स्टेटमेंट में डिफरेंस को, इनकम स्टेटमेंट में डिफरेंस को एज एन इनकम लेके जाएंगे। ये हो गई इनकम स्टेटमेंट की बात, ये हो गई इनकम स्टेटमेंट की बात। ये जो क्लोजिंग प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट है ना, जो क्लोजिंग प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट निकाला है, नोट कर लीजिएगा, इस पे फोकस कीजिएगा। इसको एसओएफपी में डिडक्टेड
deducted from deducted from deducted from trade रिसीवेबल। इसको हम ट्रेड रिसीवेबल से डिडक्ट करते हैं, किसको? क्लोजिंग प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स। क्लोजिंग प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स को हम ट्रेड रिसीवेबल से डिडक्ट करते हैं। तो अंडरस्टैंड कीजिएगा, ये है आपकी वर्किंग फॉर प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स। मुझे बताएं, क्या प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स समझ आ गया? यस प्लीज। नहीं नहीं नहीं, हामिद 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 हामिद, अंडरस्टैंड कीजिएगा, अंडरस्टैंड कीजिएगा। क्योंकि एसओएफपी हम बनाते हैं साल के आखिरी, इनकम स्टेटमेंट बनती है पूरे साल के लिए, फ्रॉम ओपनिंग टू क्लोजिंग। तो वहां पे ओपनिंग और क्लोजिंग का डिफरेंस जाएगा। साल के दौरान ओपनिंग से लेकर क्लोजिंग तक में डिफरेंस जाएगा इनकम स्टेटमेंट में, क्योंकि इनकम स्टेटमेंट पूरे एक साल की बनती है। एसओएफपी साल के आखिरी दिन की बनती है। एसओएफपी पूरे साल की नहीं बनती, एसओएफपी बनती है उस पर्टिकुलर डेट पे। तो उस पर्टिकुलर डेट पे तो क्लोजिंग प्रोविजन ही होंगे ना, ओपनिंग प्रोविजन तो पिछले साल माइनस हो चुके होंगे। ओपनिंग प्रोविजन पिछले साल वाली एसओएफपी में एडजस्ट हो चुके होंगे, राइट? मुझे बताएं, क्या प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स की वर्किंग समझ आ गई? इज दिस क्लियर? एनी क्वेश्चन? एनी क्वेश्चन एज ऑफ राइट नाउ? अल्हम्दुलिल्लाह, देखो आसान हो गया। मुश्किल लगता है ये कॉन्सेप्ट, जिन्होंने पहले पढ़ा हुआ है उनको आइडिया होगा कि सर इनमें इसमें बड़ी कंफ्यूजन रहती है, सर हमें तो समझ ही नहीं आता था करना क्या है, कैसे रिकॉर्ड करना है। आज समझ आ रही है चीजें, तो अल्हम्दुलिल्लाह कहेंगे, हम अल्लाह का शुक्र अदा करेंगे कि हमें चीजें समझ आ रही हैं। अब अंडरस्टैंड कीजिएगा, आप लोगों के लिए प्लीज फोकस कीजिएगा। दो सवाल होमवर्क पर आएंगे, 7.1 एंड 7.2। ये दो सवाल आपके होमवर्क के लिए आएंगे। मैं आप लोगों को रिस्पेक्टिवली ग्रुप पे शेयर कर दूंगा,